हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 के फाइनल एग्जाम का मैथ्स पेपर। ओके, इसमें हमने सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, एमसीक्यूज भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, और हमने इसमें केस स्टडी क्वेश्चंस को भी लिया है। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं और इसे समझते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, सेक्शन ए पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें हमारे 1 to 15 क्वेश्चंस हैं, सारे एमसीक्यूज रहेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन प्राइम नंबर नहीं है। पहले समझेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर दैट हैव ओनली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। सपोज आपका 11 है, देखो 11 के सिर्फ टू ही फैक्टर होंगे, वन एंड द नंबर इटसेल्फ 11। ठीक है, इसके दो उससे ज़्यादा फैक्टर्स के नहीं हो सकते, मीन्स ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं, तो इन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इनके अलावा जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनके मोर देन टू फैक्टर होते हैं। जैसे सपोज आपका 4 है, इसके आपके देखो 1 होगा, 2 के टेबल में आता है एंड 4 इटसेल्फ, तो इसके मोर देन 2 एक एक्स्ट्रा फैक्टर भी है। ठीक है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका कंपोजिट नंबर है। तो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन प्राइम नंबर नहीं है। फर्स्ट है 71। 71 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके किसी की भी टेबल में नहीं आता, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 71। 89 भी हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है सी 93। 93 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। देखो 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो इसका 3 भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं, बट हमें एक भी अगर हमारा एक्स्ट्रा निकल गया मीन्स वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। ठीक है, 13 भी हमारा प्राइम नंबर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट व्हेन डिवाइडिंग फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, कन्वर्ट द सेकेंड फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लाई, यस। कन्वर्ट फ्रैक्शन टू होल नंबर फर्स्ट, नहीं, ये गलत है क्योंकि हम फ्रैक्शन को होल नंबर्स में ज़रूरी नहीं है कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। होल नंबर मीन्स जैसे सपोज़ आपका 25/5 है, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ रहा है, तो ये होल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है, जैसे 3/4 है, ये आपका फ्रैक्शन ही रहेगा, इसे आप होल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, क्योंकि जब हम 2 फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं, सपोज़ आपका 2/3 है, डिवाइड आप उसको कर रहे हैं 5/7 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड फ्रैक्शन है उसे कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 2/3 मल्टीप्लाई 7/5 पे हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, 3 5 ज़ा 15। ऐसे हम इसे सॉल्व करते, तो हमने क्या किया, सेकंड जो फ्रैक्शन है उसको कन्वर्ट किया एंड मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फर्स्ट ही करेक्ट है हमारा। ठीक, थर्ड है, सब्ट्रैक्ट डिनोमिनेटर बिफोर डिवाइडिंग, नहीं, डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ फ्रैक्शन सेपरेटली, नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, द पैरिटी ऑफ द एक्सप्रेशन 3n + 2 व्हेन n = 2 इज। पैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन बतानी है कि ये क्या है। मीन्स पैरिटी मीन्स होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एनी एक्सप्रेशन और इंटीजर वेदर इट इज़ इवन और ऑड। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये इवन है या ऑड है। तो n की वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं। 3n है, मीन्स n मल्टीप्लाई में है, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, +2। 3 × 6 +2, 6 + 2 आया आपका 8, जो कि क्या है, आपका एक इवन नंबर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, इवन। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन की पैरिटी जो है वो इवन है। फोर्थ क्वेश्चन है, द सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज। दो नंबर का सम क्या होगा, इवन होगा, ऑड होगा, नेचुरल नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, टू कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स दो कंटिन्यूस नंबर जो आपके हैं, सपोज आपका 3 + 4 है। ठीक है, कंटिन्यूस है, तो क्या आया आपका 7 आया, जो कि आपका ऑड नंबर है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5 + 6 11 है, जो भी ये भी क्या है, आपका ऑड है। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, 71 + 72। ठीक है, 2 + 1 3, 7 + 7 14, 143, ये भी क्या है, आपका ऑड है। यानी कि टू कंसेक्यूटिव इंटीजर का सम जो होता है वो हमेशा आपका ऑड नंबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। देखो आपकी अगर 2 3 लाइंस हैं, ठीक है, 2 और मोर लाइंस, ये कितनी भी हो सकती है, इसको अगर जो लाइन इंटरसेक्ट करती है इसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन देन द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। ठीक है, अगर टू लाइन्स जैसे आपके सपोज 2 लाइन्स है, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, इसको एक लाइन करते जो कि आपकी ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अभी हमने इससे पहले के ऑप्शन में पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो पेयर बनते हैं वो कितने बनते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये,
इस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपका ये होगा, ठीक है। ये इसका ऊपर का एक्सटीरियर एंगल, तो ये इसके बराबर है। तो हम एक इन एंगल को पहले नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सो देखो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा ये 1, ये किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल टू 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नेक्स्ट आपका 2, ये 6 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ये एक्सटीरियर एंगल थे, अब हम इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं जो इसके अंदर साइड है। सो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, 7 के इक्वल होगा, ठीक है। ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंड 4 आपका 8 के इक्वल होगा, ठीक। तो ये हमारे जब 2 लाइन्स को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारे इतने हमारे जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, पेयर इसके कितने हमें पूछा है, तो हमें पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है, तो ये कितने हैं, 4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 4, ठीक है। इनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस इज रेफर टू एज द कंडीशन फॉर कॉन्ग्रुएंस। तो इसमें से कौन सी कंडीशन है, देखो टू साइड्स ऑफ द एंड द इंक्लूडेड एंगल, सपोज ये आपका ये साइड दूसरे ट्राइंगल के इस साइड के इक्वल है, ठीक है, और इससे इंक्लूडेड एंगल ये भी आपके इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, इस केस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये क्या प्रॉपर्टी है, टू साइड्स है, क्या इंक्लूडेड एंगल है, मीन साइड एंगल साइड, SAS ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, हमें फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमें पता है नंबर 9 में 20 में 0 होता है, इधर आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ओके ऐसे। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा इंटीजर नहीं है। देखो 0 को अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 ही आएगा, 0 आपका इंटीजर होता है। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, एंड 4 1s आर 4 जो कि आपका एक इंटीजर है। 35 को अगर आप -7 से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस का ही आएगा, एंड 7 5 35 -5 आएगा, ये भी आपका इंटीजर है। डी ऑप्शन है, -17 को अगर आप -12 से डिवाइड करेंगे सो माइनस से माइनस कैंसिल, 17/12 आएगा जो कि क्या है, एक आपका फ्रैक्शन है, ये हमारा इंटीजर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेसिपी रिक्वायर्स 2/3 ऑफ अ कप ऑफ शुगर, इफ़ यू ट्रिपल द रेसिपी हाउ मच शुगर इज नीडेड, ठीक है। सिंपल है, हम उस रेसिपी को ट्रिपल कर रहे हैं, मीन्स अब उसकी जो क्वांटिटी है वो उसकी ट्रिपल कर दे रहे हैं, तो शुगर जो है वो 2/3 है, ठीक है। अगर इसको ट्रिपल कर लेंगे तो कितने, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 या 6, 3 1 जा 3, 6/3 कप्स, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। हम इसे 2 कप्स भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 2 कप भी इसका आंसर होता, बट ऑप्शन में हमें 6/3 कप्स ही लिया है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द एक्सटेंशन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द अदर साइड इज कॉल्ड एन, ठीक है। एंगल फॉर्म बिटवीन द एक्सटेंशन साइड ऑफ द ट्राइंगल, से सपोज आपका ये ट्राइंगल है, तो अगर हम इसकी इस साइड को एक्सटेंड कर दें तो ये जो हमारा एंगल बनता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। और ये जो एंगल होता है ये अपने अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। सपोज ये आपका एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। जेड की वैल्यू x+5 होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल यूजिंग पैरेलल लाइन व्हेन टू ऑफ द एंगल्स आर 36 डिग्री एंड 72 डिग्री, ठीक है। हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सम ऑफ एंगल ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स आर 180 डिग्री। सपोज ये आपके तीनों एंगल हैं तो इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम, ओके। सो 2 एंगल हमें दिए हुए हैं 36 + 72, तो हमें ये थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल सी। तो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 + 2 8, 7 + 3 10, 108 आया आपका। सो इसको अगर हम राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हम इक्वल के अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, तो इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे आएगा आपका 72 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसमें यूजिंग पैरेलल लाइंस लिखा है, पैरेलल लाइंस के भी थ्रू भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे। ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है। तो इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एंगल्स की, जब टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा।
आर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं जब टू लाइन्स को इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सपोज ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये अगर वाई है तो ये भी वाई होगा। ठीक है, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइन की, ये आप लोगों को रखनी है, माइंड में रखनी है, जिससे कि आप कोई भी अगर आपसे एंगल पूछे तो आप उसे फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसे आप एंगल सम प्रॉपर्टीज से भी ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Maria bought 8 meter of a lace to decorate the bag she made for school. She used 1/4 meter for each bag and finished the lace. How many bags did she decorate? सो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि उसने कितने नंबर ऑफ बैग्स को डेकोरेट किया है। ठीक है, सो देखो 8 मीटर लेस टोटल जो लेस की लेंथ है वो कितनी है, 8 मीटर है। ओके, एंड एक बैग में 1/4 मीटर लेस का यूज़ हुआ है। तो ठीक है, तो सपोज हम ले लेते हैं कि नंबर ऑफ बैग्स जो हैं वो n है। ठीक है, सो एक बैग में 1/4 मीटर लेस लग रही है, तो n बैग में कितनी लगेगी, 1/4 n इंटू 1/4 मीटर लेस लगेगी। तो टोटल लेस हमारी ये आएगी, और ये किसके इक्वल दिया है हमें, 8 मीटर के। ठीक है, तो टोटल जो है वो 8 मीटर लेस वो लेके आई है। सो यहाँ से हम n को फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 8, ये मल्टीप्लाई में है। जब मल्टीप्लाई में कोई नंबर होता है उसका अपोजिट इधर साइड ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 8 के डिवाइड में 1/4 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 8 डिवाइडेड बाई 1/4। ठीक है, अगर इसे आगे को और भी अगर आपसे सॉल्व नंबर में निकालेंगे तो डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, 4/1, 8 4 ज़ा 32। सो 32 नंबर ऑफ बैग्स उसने डेकोरेट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टू फिगर्स आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ट्विन्स इफ दे हैव द सेम शेप ओनली, साइज ओनली, शेप एंड साइज, एरिया ओनली। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शेप एंड साइज, जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहते हैं। ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट फिगर हम किसी को कहते हैं कि मीन्स अगर वो दोनों दिखने में सेम, उनका शेप एंड साइज सेम है, तो वो दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स ज्योमेट्रिकल ट्विन्स होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 के लिए हमें दिया है, इसमें असर्शन एंड रीजन है। अगर दोनों असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, अगर अगर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो उसके लिए ऑप्शन बी होगा। अगर ए करेक्ट है, रीजन उसका फॉल्स है, तो सी करेक्ट लगाएंगे। एंड अगर असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। If a transversal cuts two parallel lines then each pair of corresponding angles is equal, yes ये एकदम करेक्ट है। अगर टू पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो जितने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे ये इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये भी हमने देखा था ऊपर ऑप्शन में, 4 कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनते हैं हमारे एंगल्स के, तो ये सारे इक्वल होंगे। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसका इंटीरियर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा, एंड ये आपका इसके इक्वल होगा। तो असर्शन हमारा करेक्ट है। A transversal intersect two parallel lines. If the measure of one of the angle is 50 degree, then the measure of its corresponding angle is 50 degree. ये भी करेक्ट है। तो ठीक है, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। देखो ये सपोज टू पैरेलल लाइन्स है, इसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो हमें इसमें दिया हुआ है कि मेजर वन ऑफ द एंगल इज 50 डिग्री। कोई भी किसमें का एंगल 50 डिग्री है, सपोज ये आपका 50 डिग्री है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो बनेगा ये भी 50 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो इसे निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों लाइन इसी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी आपका कितना होगा, 50 डिग्री का। नेक्स्ट, जब दो पैरेलल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है, मींस ये एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ऐसे। तो देखो ये भी 50 डिग्री आया और ये भी 50 डिग्री आया, दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो रीजन हमारा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ 5 ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। सम ऑफ 5 ऑड नंबर, कोई भी हम 5 ऑड नंबर ले लेते हैं, सपोज आपके हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, तो इनका सम कितना आएगा, देखो 9 + 1 10, 7 + 3 10, 20 हो गया, एंड 5 25। तो ये हमारा क्या है, ऑड है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट है, 5 ऑड नंबर का सम जो है वो हमेशा ऑड आया है। ठीक है, ठीक है, ये करेक्ट है। रीजन देखते हैं, एडिंग एन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज रिजल्ट इन एन ऑड नंबर। अगर हम ऑड नंबर को ले रहे हैं, सब जैसे यहाँ पे हमने कितने लिए, n = 5 लिए हुए हैं। ठीक है, 5 क्या है, ऑड नंबर है।
सो हमने नंबर ऑफ जो ऑड नंबर्स लिए हैं वो 5 लिए हैं और उनका सम करके जो आ रहा है रिजल्ट वो भी हमारा 25 जो कि एक ऑड नंबर आ रहा है हमें बताना है। ठीक है, तो ये करेक्ट है। सपोज हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं, हमने ऑड नंबर कितने लिए 3, हम 3 ऑड नंबर ले लेते हैं 1 + 3 + 5, तो इनका सम कितना आएगा देखो 5 + 3 8 1 9 जो कि हमारा ऑड नंबर है। तो ये हमारा जो रीज़न है वो करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक और फ़ॉर्मूला आपका बनता है कि जितने भी अगर आप ऑड नंबर का सम लेते हैं, जितने भी नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं, जो रिज़ल्ट आता है वो n स्क्वायर आता है। जैसे सपोज़ आपने यहाँ पे 3 लिए, तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, n का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9। यहाँ में हमने 5 लिए थे, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना आया 25। जितने भी आपको n नंबर्स का और सम निकालना है वो n स्क्वायर होता है। सपोज़ आपको 7 ऑड नंबर्स का सम निकालना है, तो 7 n कितने लिए हमने 7 लिए, तो इसका जो सम आएगा 7 ऑड नंबर्स का वो आएगा 7 का स्क्वायर मीन्स 49। ठीक है, सो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, असर्शन एंड रीज़न। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं सेक्शन बी है जिसमें क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 21 हम सॉल्व करेंगे। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 इन द फॉलोइंग फिगर। तो इसमें हमने 2 3 4 की एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 एंगल 4 आर लीनियर पेयर। ये क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, मीन्स इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये एंगल 4 है। ओके, सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमें एंगल 1 दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हमारा एंगल 4 फाइंड आउट हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो एंगल 4 आया हमारा 180 डिग्री, ये इधर माइनस का हो जाएगा 30 डिग्री, तो 180 से 130 डिग्री को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 150 डिग्री। तो एंगल 4 हमें फाइंड आउट हो गया 150 डिग्री। ठीक है, अब देखो जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 4 के इक्वल होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। ठीक है, ऐसे जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो बनते हैं ये इक्वल होते हैं। ओके, सो ऐसे तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 30 डिग्री, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, 4 2 के इक्वल हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी आई 150 डिग्री। ये भी आपका क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक, सो ऐसे हमने देखो सारे एंगल हमने निकाल लिए हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सॉल्व द फॉलोइंग डिजिट इन डिस्क्यूज। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि ये वाई जेड एंड ओ की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो ये वाई वाई यहाँ पे दो नंबर सेम है और उसमें हम जेड को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा ये आ रहा है 3 डिजिट नंबर आ रहा है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी 2 डिजिट नंबर में अगर हम एक डिजिट को प्लस करेंगे तो हमारा 3 डिजिट बन जाएगा। ठीक है, सो इसके लिए एक ही ऑप्शन है 99। देखो इसमें अगर हम एक डिजिट को प्लस करते हैं, एक नंबर की कोई भी डिजिट को प्लस कर रहे हैं, तो हमारा 3 डिजिट पर नंबर बन जाएगा। 99 में 1 प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 100 और ये एकदम करेक्ट भी हो रहा है। देखो वाई वाई यानी कि ना ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे 99 एंड जेड 1 होगा प्लस 100 आएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ओ भी 2 टाइम है, मीन्स ओ की वैल्यू कितनी है 0, तो इसमें आप लिख देंगे वाई इक्वल टू 9, जेड इक्वल टू 1 एंड ओ इक्वल टू आपका आएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें B5 3D में हम कुछ नंबर प्लस कर रहे हैं, तो ED5 आपका आ रहा है। सो यहाँ पे आपका 5 है। ठीक है, इसमें हम डी हमारा कुछ नंबर है, सिर्फ हम नंबर यहाँ पे लिखेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे आपका 3 है। सो देखो यहाँ पे 5 में कितना प्लस करेंगे कि 5 ही आए, 0। किसी भी नंबर में 5 0 को प्लस करते हैं तो वही नंबर सेम आता है, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 0। डी यहाँ इधर आंसर में भी है 5 से पहले, तो मीन्स यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 3 है। अब 3 में आप कितना प्लस करेंगे कि यहाँ पे आपका ये 2 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ई भी है। ठीक है, ई और डी ये दो आपका इस दोनों को प्लस करके आ रहा है, बी एंड 3 को। ठीक है, क्योंकि इसको तो प्लस करके हमारा 5 आ गया, तो मीन्स 3 में आप कितना प्लस करेंगे कि वो आपका ये आ रहा है, और डी की वैल्यू कितनी है 0, मतलब यहाँ पे आपका 1 या 2 या 3 ऐसे कुछ आना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हम छोटे डिजिट में प्लस कर रहे हैं
20 तो नहीं आ सकता क्योंकि 20 के लिए यहाँ पे कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, 17 प्लस 3 तभी 20 होगा। बट यहाँ पे बी है, बी जो है वो हमें सिंगल डिजिट नंबर लेना है क्योंकि यहाँ पे आगे कोई और ABCD नहीं लिखा हुआ है, मीन्स 17 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 7 हो सकता है, 7 में अगर आप 3 प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे 7 होगा, 7 प्लस 3 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी की वैल्यू 0 आई है, बी की वैल्यू 7 एंड ई की वैल्यू 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें आपको ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी हमको पहले बताया था कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपने अंदर के अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसे हम ABC नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि इन triangle an exterior angle is the sum of its opposite interior angle। ठीक है, इसका मतलब जो एंगल x है ये किसके इक्वल होगा, 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री के इक्वल होगा। 70 प्लस 50 120 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन फिगर बिलो are DEF and DEG congruent to each other, it is given that DF equal to DC and EF equal to ZE। ठीक है, तो हमें दिया हुआ है DF equal to DZ and EF equal to FG। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। तो जब भी हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए आएगा प्रूफ, तो सबसे पहले आप उन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल DEG, दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। देखो DS इक्वल टू DZ, यहाँ पे लिखेंगे DF इक्वल टू DZ और साइड में रीजन भी लिखेंगे कि ये इक्वल कैसे हैं, तो ये हमें गिवन है। ठीक, नेक्स्ट हमें EF इक्वल टू EG, ES इक्वल टू EG, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ये साइड कॉमन है DE, ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे DE इक्वल टू DE, तो ये कॉमन साइड है। ओके, सो बाय SSS साइड 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 कंडीशन, कॉन्ग्रुएंट किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, 5 कंडीशन होती हैं। साइड साइड साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या RHS। RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड। तो ये कंडीशंस में से कोई भी अगर आपकी कंडीशन इक्वल प्रूफ हो गई, दो ट्रायंगल को अगर आप कंपेयर करेंगे और इसमें से कोई भी कंडीशन प्रूफ हो गई, तो उससे वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइड साइड एड वाली कंडीशन हमारी फॉलो हुई है, तो मीन्स बाई SSS मीन्स साइड 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 कंडीशन, ट्राइंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्राइंगल DEG के। ठीक है, तो इसके नेम हम जो हमने लिखे हैं सभी देखो कॉन्ग्रुएंस पता होना चाहिए कि DE साइड DE के इक्वल है, DE साइड DE के इक्वल है, कॉमन है। EF साइड EG के इक्वल है, EF साइड EG के इक्वल है, यस, एंड DF साइड DG के इक्वल है। नेम में भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और साइड हमें पता चलने चाहिए। ठीक है, नेम भी आप ऐसे लिखेंगे, अगर इसको आप उल्टा लिख देंगे GED तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। ठीक, सो लिखेंगे यस triangle DEF and triangle DEG are congruent to each other। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ये आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है, रोहन फाइंड आउट द फॉलोइंग केसेस कंडीशन सर्टेन मेजरमेंट टेकन फ्रॉम टू ट्राइंगल्स, आइडेंटिफाई द पेयर्स इन विच द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर विथ रीजन, एक्सप्रेस द कॉन्ग्रुएंस वेयर एवर दे आर कॉन्ग्रुएंट।
तो रोहन ने फाइंड आउट किया ये 3 कंडीशंस कि 2 ट्रायंगल हैं जिनकी ये 3 साइड्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है? तो हमें विथ रीज़न इसको फाइंड आउट करना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है और इस कौन-सी कॉन्ग्रुएंसी के अकॉर्डिंग मीन्स कौन-सी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है? सो पहले सपोज़ हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे। सो सपोज़ ये 2 ट्रायंगल हैं ए, बी, सी, ठीक है? सेकंड को हम ऐसे ले लेते हैं डी, ई, एफ, ठीक है? तो इसमें देखो क्या दिया है, ए बी साइड डी के इक्वल दिए, ए बी साइड डी के इक्वल है। नेक्स्ट बी सी ई एफ के इक्वल है, बी सी साइड ई एफ के इक्वल है एंड देन सी ए इक्वल टू डी एफ, सी ए साइड डी एफ के इक्वल है, ठीक है? ऐसे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और कौन सी कंडीशन से, कंडीशन हमें सेम दिख रही है, तीनों साइड से इक्वल है मीन्स ऐसे कंडीशन से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो सेम वैसे ही जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था वैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो सपोज पहले तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे गिवन में, तो गिवन में हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ एंड सी ए इक्वल टू डी एफ, ठीक है? अब हमें दिख रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इसका नाम देखो हम कैसे ले रहे हैं, ए बी सी यहाँ से इधर को ले रहे हैं, ठीक है? ये साइड से, जिसमें ये सिंगल डैश है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, मीन्स ये साइड इसके इक्वल है। तो यहाँ पे भी हम इसका साइड ऐसे लिखेंगे, सिंगल डॉट है, ये डबल है, फिर ट्रिपल, यानी कि ऐसे। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, बी ई एफ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है? हम इसमें क्या दे रहे हैं कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है? in triangle ABC and DEF, all three corresponding sides are equal, ठीक है? This implies that these two triangles are congruent by SSS condition, side condition, ठीक है? This implies that triangles are congruent by side congruence, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है? तो विद रीजन हमने इसे प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल जो है वो एस 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 से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? एस 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 से क्या है, वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के। तो यही हमें पता करना था, विद रीजन हमें इसको एक्सप्रेस करना था, तो हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ठीक है? पेपर में आप सिस्टमेटिकली लिखेंगे, आपको पता है उसे सॉल्व कैसे करना है, बट उसे लिखने का मेथड भी आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पेयर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम देयर सम एंड डिफरेंसेस। तो देखो 2 हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 है एंड डिफरेंस उसका 9 आए। सेकेंड है सम आपका -7 आना चाहिए, डिफरेंस आपका -13 आना चाहिए। सो देखो रफली पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से ऐसे नंबर हैं जिनका सम 27 आए एंड डिफरेंस आपका 9 आए, ठीक है? सो 9 का डिफरेंस चाहिए, तो 9 का डिफरेंस देखो 9 की टेबल में 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, इनमें दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 9 ही होता है। सो इसमें सम 27 आना चाहिए, तो 18 और 9 का सम देखो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है और दोनों का डिफरेंस भी कितना, एरिया में से 9 माइनस करेंगे 9, तो हमें 2 नंबर ये हमें यहीं पर मिल गए, ठीक है? 9 एंड 18, तो फर्स्ट का आंसर तो 9 एंड 18 होगा। सेकंड के लिए चेक करते हैं, सम -7 आना चाहिए, डिफरेंस आपका -13 आना चाहिए। ओके, सो सम -7 के लिए हम देखते हैं, साइन माइनस का है, तो 10 में से अगर आप 3 को माइनस करते हैं तो 7 आता है, 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है? क्योंकि 7 माइनस का था, यहाँ पे माइनस का लगा लेते हैं और ये प्लस का होगा, तभी एक वैल्यू जो होगी हमारी -7 आएगी। तो हमारे जो 2 नंबर निकले वो -10 और 3 निकले, ठीक है? हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, -10 में अगर हम -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 + 3 13 हो जाएगा और साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है? तो दोनों ही कंडीशन में ये फॉलो हो रहे हैं, तो मीन्स हमारे ये पेयर करेक्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, टेबल बना के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर
ठीक है, यहाँ पे आपका सम है, इधर आपका डिफरेंस। सो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट वाले को देख लेते हैं पहले। 9 और 18 हमने लिया था, ठीक है। सम 27 है, डिफरेंस 9 प्लस का है, तो 27 को हम आगे ही रखेंगे, मीन्स सॉरी 18 को हम आगे ही रखेंगे, बड़ी डिजिट को आगे रखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर ले लेते हैं 18, सेकेंड नंबर 9, 18 प्लस 9 सम 27 हो गया, इन दोनों का डिफरेंस भी हमारा 9 हो गया। ओके, ये आपका फर्स्ट के लिए, ए के लिए। बी के लिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर हमने लिया है -10, सेकेंड नंबर हमने लिया है प्लस का 3। दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो -7 आएगा, डिफरेंस दोनों का -13 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको ऐसे टेबल बना के लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन से स्टार्ट हो गया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 से क्वेश्चन नंबर 26 तक है। ये आपका 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द एंगल रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। हमें ये एंगल रिप्रेजेंट फाइंड आउट करना है जो कि ये थीटा है, ठीक है। सो ये देखो, ये तीनों पैरेलल है एक दूसरे के, तो इसे हम नाम दे देते हैं एल एम एन, और ये इसमें ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। ये दोनों ट्रांसवर्सल है, इसे हम ले लेते हैं पी, और इसको हम ले लेते हैं क्यू। ओके, सो हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो देखो ये कैसे बनेगा। यहाँ पे ये लीनियर पेयर बन रहा है, मीन्स इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। सो ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका 110 डिग्री हो जाएगा, दोनों को मिला के ये टोटल 180 बन गया, ठीक है, स्ट्रेट एंगल बन गया। नेक्स्ट, अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, और ये पी इसमें ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल 70 डिग्री एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, तो ये भी हमारा 70 डिग्री होगा, ठीक है। जैसे ये है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। ये तभी होता है जब ये दोनों लाइन पैरेलल होती है, और यहाँ पे हमें दिया भी है कि तीनों पैरेलल हैं। ओके, सो ये 70 डिग्री आ गया। नेक्स्ट, अगर हम इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल लें, क्यू को, एल एम एन तीनों ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और अगर हम इस क्यू को ट्रांसवर्सल लें, सो ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एंगल ये पूरा बन रहा है, देखो 70 प्लस 35। तो 70 में अगर हम 35 को प्लस करेंगे, ये आएगा आपका 105 डिग्री, और ये किसके इक्वल होगा, थीटा के इक्वल होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ठीक है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 105। तो हमने कैसे इसको निकालना है, कैसे फाइंड आउट करना है, ये तो हमें लिख लिया। अब हम पेपर में से कैसे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्व करके लिखेंगे, ठीक है। ऐसे रफली हम इसे इसका आंसर नहीं लिखेंगे, तो पहले इसको सब डिलीट कर देते हैं। ओके, सो स्टेप बाय स्टेप हम इसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो हमने ये ले लिए, एल एम एन तीनों पैरेलल हैं और पी एंड क्यू इसमें ट्रांसवर्सल है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे ये जो लीनियर पेयर बन रहा है, ये एंगल को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसमें सॉल्यूशन, इसे हम एक्स नाम दे देते हैं। ओके, सो यहाँ पे लिख देते हैं, इन फिगर एंगल एक्स प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे लीनियर पेयर। सो यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 180, 120 जाएगा तो माइनस का हो जाता है, तो ये वैल्यू आई हमारी 70 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट, ये 70 डिग्री एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है, ये हमारा 70 डिग्री होगा। अब ये कैसे होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, बिकॉज एल एंड एम आर पैरेलल and P line is transversal, ठीक है। सो देयरफॉर एंगल x इक्वल टू एंगल, इसे हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, y हम इसको सपोज ले लेते हैं, एंगल y इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। हम इसको y ले लेते हैं। ओके, सो x इक्वल टू वाई इक्वल टू 70 डिग्री, तो ये हमारा टोटल 70 डिग्री आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, बिकॉज एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, एंड क्यू इज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 70 डिग्री प्लस
35 डिग्री इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे भी लिख लेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई 105 डिग्री, थीटा इक्वल टू 105 डिग्री, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। ओके, पूरा रीज़न उसे दिखाएंगे कि किस किस प्रॉपर्टी के थ्रू वो दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, वो भी उसे लिखेंगे, वो वर्टिकली अपोजिट हैं या वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कैसे हैं आप उसे सॉल्व करके लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल फॉर द फॉलोइंग मेजर वेयर द साइड इज इंक्लूडेड बिटवीन द एंगल्स 75 डिग्री, 5 सेंटीमीटर एंड 75 डिग्री। ठीक है, तो आपको इसमें 2 एंगल दिए हैं और एक साइड दी है, आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो इसे हम अच्छे से कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके फिर आप स्टेप्स भी लिखेंगे, देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ओके, सो इसको ड्रॉ करने के लिए आपको कंपास चाहिए। देखो इसकी निडल जो दोनों की टिप, पेंसिल की टिप और निडल एकदम सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको प्रोटेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो ट्रायंगल को ड्रॉ करने का सबसे पहले हम इसकी बेस लाइन ड्रॉ करते हैं 5 सेंटीमीटर जो कि गिवन है, तो स्केल में 5 सेंटीमीटर मेज़र करके इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सो सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे 0 टू 5 यहाँ पर। ओके, सो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। ठीक, इसे हम नाम दे देंगे ए एंड बी। सो ए बी कितना आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ये ड्रॉ हो गया। ओके, नेक्स्ट हम ए पॉइंट से एंगल ड्रॉ करेंगे। एंगल हमें दिया है 75 डिग्री। सो प्रोटेक्टर से हम ड्रॉ करें, देखो ये पॉइंट एकदम ए के यहाँ पे आना चाहिए, ये लाइन प्रोटेक्टर की इस लाइन में ओवरलैप होनी चाहिए ऐसे। पॉइंट को पॉइंट के ऊपर रखेंगे और लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टर में आपकी ब्लैक लाइन नीचे दी हुई है। नेक्स्ट अब 75 डिग्री हमें एंगल लेना है, तो देखो 70 और 80 के बीच में आएगा इधर, तो यहाँ पे हम एक डॉट लगा लेंगे 70 और 80 के बीच में 75 पर। ठीक है, अब हम इसे स्केल से इस लाइन को मिला लेंगे ए पॉइंट से। ठीक है, लाइन हम कितनी भी लंबी खींच सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी लेंथ नहीं दी हुई है, तो हम इसे कर लेंगे। तो ये हमारा एंगल बन गया 75 डिग्री का। नेक्स्ट हम बी पॉइंट से देखेंगे। अब बी को भी हम सेम ऐसे ही प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट के यहाँ पे रखेंगे, बेस लाइन से इसको ओवरलैप करेंगे प्रोटेक्टर की। अब सेम हमें यहाँ पे भी एंगल हमें दिया हुआ है 75 डिग्री। सो 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आपका 75 डिग्री आएगा, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें इंक्लूडेड साइड जो है वो इन दोनों एंगल के बीच में है, तो ये बी है ही हमारा, तो जो बी पॉइंट है वही हमारा 75 डिग्री होगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हमने सी नाम दे दिया और एंगल बी हमारा 75 डिग्री का था। तो देखो हमारा ए बी सी ट्रायंगल हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, सो ऐसे ही आप इसको ड्रॉ करेंगे अच्छे से नीटली। ओके, सो अब हम इसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक, सो अब देखो यहाँ पे मैं रफली एक बार इसे फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ, जैसे कि आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर का ए बी। तो स्टेप बाय स्टेप जैसे आप ड्रॉ करेंगे वैसे आप इसके स्टेप्स भी लिखेंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट हमने ए पॉइंट से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया ऐसे प्रोटेक्टर से। ठीक है, ये आपका 75 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, ड्रॉ 75 डिग्री एट पॉइंट ए। नेक्स्ट हमने बी पॉइंट से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे ये हमने बी पॉइंट से 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, ऐसे तो थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा, देखो ड्रॉ 75 डिग्री एट पॉइंट बी। सॉरी, ये यहाँ पे दो बार एट पॉइंट आ गया। ओके, इसे एक को डिलीट कर लेते हैं। यस, एट पॉइंट बी। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने इस पॉइंट को जहाँ पे दोनों लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हमने सी नाम दिया। ठीक है, लेट बोथ द लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट सी, क्योंकि हमें ये लेंथ तो दी नहीं है, तो ये जहाँ पे भी एक दूसरे को मिलेंगी सी पॉइंट पे, तो ये आपका एक ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो देन ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। सो जो हमें ट्राइंगल बनाना था वो हमारा कंप्लीट। इसे आप ऐसे ही स्केल एंड प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और या तो आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है या आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है, इसमें भी आपको ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है। फॉर द फॉलोइंग मेजरमेंट वेयर द एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन द साइड्स 6 सेंटीमीटर 25 डिग्री एंड 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें दो साइड्स दी हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल दिया है 25 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम ड्रॉ करते हैं, इसके भी मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। और सो इसमें देखो सबसे पहले हम लाइन में 6 सेंटीमीटर की लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 0 से 6 सेंटीमीटर तक हम स्केल से मेजर करके एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक, इसे हम नाम दे देंगे ए एंड बी। ये हो गई हमारी 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट हमें मिल गया।
नेक्स्ट हमें पॉइंट ए से 25 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। सेम ऐसे ही प्रोटेक्टर की लाइन से ओवरलैप करते हुए रखेंगे। पॉइंट ए से 25 डिग्री हमारा आएगा 20 या 30 के बीच में यहाँ पर। तो हम इसमें एक डॉट लगा के एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे पॉइंट ए से, ठीक है, इस पॉइंट जो कि इस पॉइंट को टच करते हुए जाएगी, ठीक, ऐसे। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जो ये एंगल बना ये आया 25 डिग्री एंगल का, ठीक है। अब हमें ये इंक्लूडेड एंगल है, मीन्स ये जो हमने अभी लाइन ड्रॉ करी ये क्या होगी आपकी, दोनों साइड होगी और बीच का एंगल 25 डिग्री होगा। और हमें ये साइड कितनी दी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हम स्केल से कंपास के थ्रू उसमें 3 सेंटीमीटर की लेंथ को फिक्स कर लेंगे कंपास में। ये हमने 3 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया, ओके। नेक्स्ट अब हम ए पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे जो कि इस लाइन को कट करेगा, ठीक है, क्योंकि यह साइड हमें 3 सेंटीमीटर लेनी है, ठीक। सो अब जहाँ पे ये कट किया उसको हम बी पॉइंट से मिला देंगे। जहाँ पे इस आर्क को कट किया है इसे बी पॉइंट से हम ऐसे ही मिला लेंगे, ठीक है। तो हमारा एक ट्राइंगल कंप्लीट हो गया। तो हमें जो एबीसी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना था वो हमारा कंप्लीट हो गया। इसे हम सी नाम देंगे और ये साइड हमारी 3 सेंटीमीटर थी। तो एबीसी हमारा ट्राइंगल मिल गया जो हमें बनाना था, ठीक है। अब इसके स्टेप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने देख लिया कैसे हमें ड्रॉ करना है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप्स लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर का, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखो फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमें ए पॉइंट से 25 डिग्री का ऐसे एंगल बनाया, ठीक है, ये 25 डिग्री का एंगल बनाया। एट पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से स्केल से 3 सेंटीमीटर का मेजर करके सपोज ये इतना आया तो इसको हमने नाम दिया सी और ये हमारा है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए कट एन आर्क ऑफ 3 सेंटीमीटर सच दैट ए सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ए सी कितना है, 3 सेंटीमीटर है। अब हम बी और सी को ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, ठीक है। ये हमने बी और सी को ज्वाइन कर लिया तो हमारा ए बी सी ट्राइंगल बन गया। फोर्थ पॉइंट है जॉइन बी सी देन ए बी सी इज अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो देखो इसमें जो इन्होंने बोला था कि जो साइड्स हैं और जो एंगल है वो इन दोनों साइड के बीच का एंगल है, मीन्स इंक्लूडेड एंगल है। तो देखो यहाँ पे ये दोनों साइड हमें गिवन थी ए सी एंड ए बी और इन दोनों के बीच का एंगल 25 डिग्री है, ठीक है। ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ओके। सो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, कैसे आपको मेजर करना है प्रोटेक्टर से और कैसे आपको ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, a freezing process requires that a room temperature be lowered from 30 degrees centigrade at the rate of 5 degrees centigrade every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है। सो हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि आफ्टर 10 आवर्स रूम का टेम्परेचर कितना होगा और हमें दिया है कि एवरी आवर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज हो रहा है, ठीक है। और इनिशियल जो टेम्परेचर है वो हमें दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट हमें दिया हुआ है इनिशियल टेम्परेचर, लिखते हैं इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू हमें दिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। वैसे आप इसको एक बार रफली अगर आप पहले सॉल्व करके देख लीजिए कि आपको इसमें क्या करना है। क्वेश्चन को आप करते ही ऐसे हैं कि पहले हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि हमें इसमें कैसे इसका आंसर निकालना है, देन आप उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से नीटली लिखेंगे। सो देखो एवरी आवर 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है। सो 10 आवर में कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। 50 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज होगा तो हम इसको माइनस में लेंगे, ठीक है। अभी टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आफ्टर 10 आवर तक वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्रीज हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, देखो 50 माइनस का है, माइनस में से 30 को माइनस करेंगे तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। मीन्स आफ्टर 10 आवर जो टेम्परेचर होगा रूम का वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम इसे अच्छे से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो इनिशियल टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट लिखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। ये हमें गिवन है कि पर आवर वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। टाइम हमें दिया हुआ है 10 आवर का कि 10 आवर बाद कितना है वो आपको निकालना है, ओके। सो यहाँ पे निकालते हैं डिक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजिंग
टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। आफ्टर 10 आवर जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वो कितना होगा, देखो 10 इंटू, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस में लेंगे, तो ये हमारा आएगा 10 5 ज़ा 50 माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सो माइनस 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ हुआ है। सो अब रूम का टेम्परेचर कितना होगा आफ्टर 10 आवर वो हम निकालेंगे। ठीक है, इफ रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, सो आफ्टर 10 आवर कितना हो जाएगा, देखो 30 डिग्री सेंटीग्रेड था इनिशियली, फिर प्लस करेंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है वो बाद में डिक्रीज़ हुआ है तो इसको हम माइनस में लेंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है, 50 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हैं द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर विल बी माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारा आंसर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रहीम ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ जूस एवरी डे, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ जूस डज ही ड्रिंक्स इन अ वीक, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन अ मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, रहीम ड्रिंक्स हाफ ग्लास ऑफ जूस एवरी डे, एक दिन में वो कितना जूस ड्रिंक कर रहे हैं, हाफ ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं, सब लिखते हैं रहीम ड्रिंक हाफ ग्लास ऑफ जूस एवरी डे। ठीक है, सो हमें पता है, वी नो दैट 1 वीक में आपके कितने होते हैं, 7 डेज। ओके, 1 वीक में 7 डेज होते हैं। वीक में कितने ग्लास वो पिएगा उसके लिए क्या करेंगे, 7 डेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 डे में हाफ ग्लास है तो 7 डेज में कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ जूस ही ड्रिंक इन अ वीक, इन अ वीक, या फिर यहाँ पे मतलब है आपका 7 डेज इक्वल टू, क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू हाफ। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 7, 7/2, अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करेंगे, सो 2 3 ज़ा 6, 7 में 6 माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो ये आपका आया 3 होल आया, और ऊपर हम रिमाइंडर लिखते हैं, नीचे हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो लिखते हैं डिवीज़र। ठीक है, होल आपका जो क्वेश्चन रहता है वो आपका आगे आता है, तो हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लिया, इसका मतलब है कि 3 फुल ग्लास एंड 1 हाफ हाफ ग्लास। ठीक है, सो 1 वीक में वो 3 एंड हाफ ग्लास मिल्क पिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा था, व्हेन 1 डे में हाफ ग्लास पी रहा है तो 7 डेज में कितनी पिएगा, 7 से वो आपको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ मिल्क डिड ही ड्रिंक इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो जनवरी में देखो हमें 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी हैज़ 31 डेज बिकॉज January has 31 days, therefore number of glasses of juice he drank in January इक्वल टू 31 से हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 7 डेज के लिए निकालना तो 7 से हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमें 31 डेज के लिए निकालना है तो 31 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 31 1 ज़ा 31 अपॉन 2। 2 से अगर हम 31 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15 2 ज़ा 30 एंड हाफ ग्लासेस। ठीक है, सो 15 एंड हाफ ग्लासेस ऑफ जूस वो पियेंगे पूरे मंथ में। ठीक है, ग्लासेस, तो यहाँ पे आप 2 से अगर 31 को डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 2 5 ज़ा 10, तो आपका रिमाइंडर आया 1। ओके, तो 15 होल हाफ, सो 15 ग्लासेस एंड हाफ ग्लास, 15 एंड हाफ ग्लासेस जूस वो जनवरी मंथ में पिएगा, ये हमारा आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमने उसको थोड़ा सा लिखा एक्सप्लेन करके, क्योंकि ये 3 मार्क्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल all of whose angle are equal to 70 degree
If two of the angles of a triangle are 70 degree, what would be the third angle? If all the angles in a triangle have to be equal, then what must its measure be? Explain and find out. ठीक है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछी हैं, तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट से हम इसका आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑल ऑफ हुज एंगल्स आर इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, अगर हमें ट्राइंगल के तीनों एंगल 70 डिग्री के होंगे तो क्या वो ट्राइंगल बनेगा? देखो 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, क्योंकि हम पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इससे नहीं कम ना ज़्यादा। तो देखो इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 70 प्लस 70, तीनों को प्लस 7 3 20, यानी कि आएगा आपका 210 डिग्री। ठीक है, जिससे कि ये ट्राइंगल हमारा नहीं बन सकता। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर नो। ठीक है, नो ट्राइंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड व्हेन ऑल द एंगल्स आर 70 डिग्री। नो ट्राइंगल 70 डिग्री। ठीक है, रीजन भी आप लिखेंगे, बिकॉज 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री, ये तीनों हमारा कितना आया? 210 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, एंड वी नो दैट सम ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल मस्ट बी 180 डिग्री। ठीक है, ये कितना होना चाहिए? 180 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, 180 डिग्री ओनली। ठीक, तो हमारा इससे ट्राइंगल नहीं बन सकता। तो फर्स्ट का आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट हमसे पूछा है, इफ टू ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 70 डिग्री, द व्हाट वुड बी द थर्ड एंगल। ठीक है, ठीक है, सो सपोज इसके लिए हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। सो ए बी सी, इसमें टू एंगल्स इसके 70 डिग्री हैं, ये भी 70 डिग्री सपोज, तो ये भी 70 डिग्री। तो यहाँ पे आप ड्रॉ करके लिख लेंगे, तो यहाँ पे आपको लिखने में ईजी रहेगा। इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन भी है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी 70 डिग्री है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे आप लिख देंगे गिवन। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। एंगल बी है हमारा 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए प्लस 70 140 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 140 को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ओके, एंड 180 से 140 डिग्री माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल ए हमारा आ गया 40 डिग्री। ठीक है, दिस इंप्लाइज द थर्ड एंगल विल बी द थर्ड एंगल विल बी 40 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, इफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्राइंगल्स हैव टू बी इक्वल, देन व्हाट मस्ट इट्स मेजर बी? एक्सप्लेन एंड फाइंड आउट। अब हमसे हमें दिया हुआ है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे तो वो एंगल क्या होंगे। ओके, सो थर्ड के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, इसे हम नाम दे देते हैं, इसे हम कुछ और नाम दे देते हैं, पी क्यू आर, पी क्यू आर। ओके, सो इसके तीनों एंगल हम सपोज मान लेते हैं एक्स है, क्योंकि तीनों इक्वल लेने आए हैं तो तीनों को हम एक्स रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, इफ ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सो सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, हमने एक्स कंसीडर कर दिया है। ठीक है, सो एंगल सब प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, और तीनों की वैल्यू हमने ले ली है एक्स, एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एक्स, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ओके, तो ये आए वैल्यू 3 6 18 60 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। मीन्स ये तीनों एंगल कितने के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, और ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, सो इसका आंसर लिख लेंगे, इस इम्प्लाई दैट
ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल विल बी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, सो इसमें आपको एक पैसेज दिया हुआ है और फिर नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, उसे आपको टिक करना है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सो ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड एंड ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल क्या कहता है? सपोज ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स हैं ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, हम कंसीडर कर रहे हैं। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि अगर दो साइड का सम हमेशा क्या होना चाहिए? थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हर एक साइड के लिए यूज होगी। यहाँ पे हमने पहले सी ले लिया, अगर यहाँ पे हम बी ले लेंगे तो इधर ए प्लस सी को अगर प्लस करेंगे तो ये इन दोनों का सम बी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बी और सी को ले लेते हैं तो इन दोनों का सम ए से ग्रेटर होना चाहिए, तभी आपका ट्रायंगल बनेगा, अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर आपको तीनों साइड दी हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि इससे ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये प्रॉपर्टी उसमें फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, मीन्स दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर आ रहा है, तो मीन्स वो ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, थर्ड साइड जो होनी चाहिए वो लेस आनी चाहिए। ठीक है, दोनों के सम से। सो पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले। रागिनी वांटेड टू क्रिएट डिफरेंट ट्रायंगल शेप्स फॉर हर प्रोजेक्ट यूजिंग पेपर स्ट्रिप्स ऑफ वेरियस लेंथ। She picked three strips of length 3 centimeter, 4 centimeter and 8 centimeter. Despite trying multiple times, she could not join them for a triangle. ठीक है, her teacher explained to her about the triangle inequality and help her explore which combination of length can form valid triangle. ठीक है, तो इसने देखो जो स्टेप्स ली वो कैसी ली? 3 सेंटीमीटर, 4 एंड 8। तो तीनों के लिए अगर हम चेक करते देखो 3 + 4 कितना हो गया? 7, जो कि इससे छोटा है, जबकि 7 आपके जो आपकी दोनों साइड का सम है वो इससे ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, तो इससे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ओके, सो ऑप्शन देखते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंडीशन ऑफ द ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो थ्योरम क्या कहती है? सेम जो मैंने आपको बताया कि ईच साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द सम ऑफ द अदर टू। नहीं, ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए। ईच साइड मस्ट बी लेस देन द सम ऑफ अदर टू। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। हर एक साइड जो होनी चाहिए वो लेस होनी चाहिए जो दो साइड्स हैं उनके सम से। ओके, सो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये हो गया। नेक्स्ट, ईच साइड मस्ट बी इक्वल टू द अदर टू। नहीं, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, दोनों का सम थर्ड साइड के इक्वल भी नहीं आना चाहिए, उससे जो दोनों का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही आना चाहिए। सम ऑफ ऑल थ्री साइड शुड बी ग्रेटर देन 180। नहीं, ये एंगल के लिए फॉलो होता है, साइड्स के लिए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ ट्राइंगल बी फॉर्म विथ लेंथ 3, 4 एंड 8 सेंटीमीटर। 3 + 4 देखो 7 सेंटीमीटर है, जो कि इससे क्या है आपका लेस है। ठीक है, जबकि इससे ग्रेटर आना चाहिए, दोनों का सम थर्ड से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, सो इसमें होगा नो, ट्राइंगल इनइक्वालिटी फेज। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा सेट ट्राइंगल बना सकता है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके सबके लिए पहले चेक करता है। देखो 2 + 2 4, इन दोनों को प्लस करके 4 आए। 5, ये 5 है ग्रेटर, तो ये नहीं होगा। 5 + 6 11, इन दोनों का सम भी 11 आ रहा है, जो कि इससे छोटा है, ये भी नहीं होगा। 3 + 4 7, इन दोनों को सम करके देखो 7 आ रहा है, जो कि 5 से ग्रेटर है। अदर साइड के लिए भी चेक कर लेते हैं। 4 + 5 9, जो कि 3 से ग्रेटर है, यस। एंड 3 + 5 8, जो कि 4 से ग्रेटर है, यस। तो इससे हमारा ट्राइंगल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट है। ठीक है, इसमें देखो 1 + 1 2 हो रहा है, इससे लेस है, तो ये भी नहीं बनेगा। सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ द सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इक्वल द लॉन्गेस्ट साइड व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म। इसमें कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्योंकि ये इन ट्रायंगल इनइक्वालिटी को फॉलो नहीं करता है। ये बोल रहे हैं कि जो दो साइड का सम है वो इक्वल है थर्ड साइड के। ठीक है, तो ये कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये हमेशा ग्रेटर आना चाहिए, दोनों का सम ग्रेटर आना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक है, इक्वल भी नहीं आना चाहिए। सो इसमें कोई भी एंगल नहीं बनेगा, राइट ट्रायंगल नहीं है, एक्यूट ट्रायंगल नहीं है, ऑब्टूस ट्रायंगल नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। स्ट्रेट लाइन बनेगी, नॉट अ ट्रायंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आप ऐसे कह सकते हैं, ये सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इन दोनों साइड का सम इस पूरे के इक्वल आ रहा है, ए सी के। ठीक है, तो अब इसमें ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, तो दोनों जो साइड थी ए बी और बी सी, इन दोनों का सम ये पूरे ए सी के इक्वल आ रहा है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, नॉट अ ट्राइंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। सोशल स्टडीज एप्लीकेशंस हैं। Remembering that 1 AD came immediately after 1 BC, while solving these problems take 1 BC as -1 and 1 AD as +1। ये हमें गिवन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमें बताया कि देखो जो AD है
इमीडिएटली आफ्टर 1 BC, BC के बाद आ रहा है, ठीक है। तो मीन जैसे BC है, BC के बाद क्या आ रहा है, AD आ रहा है, ठीक है। सो मीन सपोज जैसे ये आपका 2006 है, उसके बाद क्या आ रहा है, 2007 आ रहा है, तो ये ईयर पहले आ रहा है, ठीक है। तो हमें BC को -1 में लेना है एंड AD को हमें +1 में लेना है, क्योंकि वो आगे को जो ईयर है वो आगे को बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन देखते हैं। Greco-Roman era, when Greece and Rome ruled Egypt, started in the year 330 BC and ended in the year 395 AD. How long did the era last? ठीक है। सो यहाँ से वो एरा स्टार्ट हुआ है एंड यहाँ पे वो एंड हुआ है, तो कितना वो एरा चला वो आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे। जैसे सपोज आपका 2025 है, 2027 तक कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो कितने टाइम वो चला, तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 ईयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें भी आपको आपको टाइम का ड्यूरेशन निकालना है कि कितने टाइम वो चला। तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोनों के बीच का पीरियड हमें निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं द पीरियड ऑफ ग्रीको रोमन एरा इक्वल टू 395 AD से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 330 BC को, ठीक है। क्योंकि हमें इन दोनों ईयर के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। अब हमें गिवन है कि AD को हमें +1 में लेना है, तो यहाँ पे AD की जगह पे हम +1 रख लेंगे एंड BC की जगह पे -1 रख लेंगे, ओके। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये आपका आएगा 395 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 395 ही आएगा, और 1 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। यहाँ पे देखो ये आएगा आपका माइनस का 330 आएगा, ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 330 मल्टीप्लाई में माइनस माइनस का साइन जो होता है वो प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे, तो आ जाएगा आपका 5, 9 + 3 12, 2 1 कैरी, 3 + 3 6, 1 कैरी 7, 725 ईयर्स, ठीक है। सो जो इरा चला वो 725 ईयर्स चला, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भास्कराचार्य वॉज बॉर्न इन द ईयर 1114 AD एंड डाइड इन द ईयर 1185 AD। व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही डाइड, ठीक है। हमें उनकी एज निकालनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं एज ऑफ भास्कराचार्य, एज ऑफ भास्कराचार्य व्हेन ही डाइड। माइनस कर लेंगे दोनों एज को, ठीक है। माइनस कर लेंगे दोनों ईयर को जो हमें दिया हुआ है। सो देखो इतने में बॉर्न हुए थे, तो ये बात है, तो इससे पहले लिखेंगे, ठीक है। सो 185 AD, क्योंकि इसने में उनकी डेथ हुई थी, तो ये ईयर पहले आएगा। पुराना वाला ईयर जो है वो जब वो पैदा हुए थे वो इधर आएगा, 1104 AD, ठीक है। वैल्यू रख देते हैं AD की +1 में, ओके, -1114 AD की वैल्यू +1, ठीक है। 1 से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा। 1 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे प्लस है, तो ये बीच में माइनस का साइन ही रहेगा। 1114 दोनों को माइनस करेंगे, देखो कितना आएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, 8 में से 1 को माइनस करेंगे 7। सो आंसर आया 71 ईयर्स, ठीक है। सो मीन्स वो 71 ईयर्स के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी, ओके। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर C है, तुर्क्स रूल्ड इजिप्ट इन द ईयर 1517 AD and Queen Nefertiti ruled Egypt about 2900 years before the Turkish ruled. In what year did she rule? तो कौन से ईयर में उसने किया था, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है कि द तुर्क्स रूल्ड इजिप्ट इन द ईयर ऑफ 1517 AD में उन्होंने किया था, और नेफरटिटी जो क्वीन थी उन्होंने 2900 ईयर्स पहले वहाँ पे उनका शासन था, रूल था, ठीक है। तो कौन से ईयर में उन्होंने किया था ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो जैसे सपोज आपको मान लो कि अभी जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी जी हैं, तो 2025 में सपोज मोदी जी हैं, ठीक है। सो उससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने सपोज मान लो उन्होंने उनसे पहले 5 ईयर्स पहले उन्होंने काम किया, ठीक है। ये सपोज हम कंसिडर कर रहे हैं, तो कौन से ईयर में उन्होंने किया होगा, 25 से क्या करेंगे हम, 5 ईयर्स पहले की बात करें तो 5 ईयर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, मीन्स 2020 में मीन्स मनमोहन जी PM होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 ईयर्स को माइनस किया। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये हमें इजिप्ट का दिया हुआ है कि इजिप्ट ने यहाँ पे 1517 AD में किया था, और उनसे
29 ईयर्स पहले जो है निफरटिटी जो क्वीन थी इन्होंने रूल किया था, तो कौन से ईयर में इन्होंने रूल किया वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मीन्स हमें क्या करना है, इसमें से 2900 ईयर्स क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। ठीक है, सो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो हमें रूलिंग पीरियड निकालना है क्वीन नेफरटिटी का। ठीक है, सो यहाँ पे लिखते हैं रूलिंग पीरियड ऑफ क्वीन नेफरटिटी। ठीक है, क्या करेंगे हम 1517 एडी से 2900 को माइनस कर देंगे। 2900 ईयर्स, ये आपको ईयर्स में निकलेगा आंसर। ठीक है, एडी की वैल्यू रख देते हैं। एडी मीन्स +1 माइनस 2900। सो ये आपका 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना ही रहेगा -2900। ठीक है, सो देखो ये बड़ी डिजिट है, ये छोटी डिजिट है। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि 2900 बड़ा है। सो 2900 से 1570 को अगर हम माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 10 में से माइनस करेंगे 3, 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, यहाँ पे आएगा आपका 8, 8 में से 5 माइनस किया हमने 3, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1। सो हमारा आया 1383 और ये हमारा माइनस में आया। ठीक है, सो माइनस में आया मीन्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, और -1 किसको शो करता है, BC को। ठीक है, -1 मीन्स BC। सो मीन्स जो रूलिंग पीरियड था क्वीन नेफरटिटी का वो था 1383 BC। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज लिव्ड बिटवीन 280 BC एंड 212 BC एंड अरिस्टो लिव्ड बिटवीन 380 BC एंड 322 BC हु लिव्ड ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड। ठीक है, सो देखो ये जो थे ये BC है। ठीक है, BC मीन्स क्या है हमारा -1। ठीक है, और हम पता है कि माइनस में जो डिजिट बड़ी होगी वही डिजिट क्या होगी, छोटी होगी। ठीक, सो अरिस्टो लिव्ड 380, ये माइनस में है, और ये आर्किमिडीज जो थे -287 में। 380 BC से इसके बीच का जो पीरियड है वो और पहले का है, 287 जो है वो बाद का है। ठीक है, सो अरिस्टो जो थे वो पहले के थे, और जो आर्किमिडीज है वो बाद के थे। ठीक है, सो हु लिव्ड ड्यूरिंग अर्लियर पीरियड, अरिस्टो। अरिस्टो इसमें करेक्ट आंसर होगा, अरिस्टो लिव्ड अर्लियर इन द पीरियड। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, और माइनस में जो डिजिट बड़ी होती है वो पहले की से आपकी नंबर लाइन में होती है। इधर आपका 0 है। ठीक है, सो यहाँ आपका कहीं जैसे सपोज -29 है। ओके, और इधर आपका -2 है, तो ये तो बहुत पहले का हो गया ना, ये और आगे का है। ठीक है, तो ये जो अरस्तु है ये -380 BC है। ठीक है, -380 और से -322 है, और ये आपका -287 है, तो ये आगे का है। तो अर्लियर पीरियड हमसे पूछा है, अर्लियर मीन्स पहले का पीरियड किसका था, तो वो था अरस्तु का। ओके, सो इसका आंसर यहाँ पे लिख लेंगे हम सीधे सीधे, अरस्तु lived earlier than Archimedes. ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें हम सीधे सीधे लिख लेंगे, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेक्शन सी है, जिसमें 29 से 30 क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो ये आपका एक पिगी बैंक दिख रहा है। Arjun has an odd number ₹1 coins, an odd number of ₹5 coins, and an even number of ₹10 coins in his piggy bank. Okay, so he calculated the total and got ₹205. Did he make a mistakes? If he did, explain why. If he didn't, how many coins of each type could he have? ठीक है, सो हमें ऐसे बताया है देखो कि जो पिगी बैंक में उसके पास कॉइन्स थे, पहले हम इसको शॉर्ट में समझते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं, फिर हम इसे एक्सप्लेन में अच्छे से लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे। ठीक है, सो देखो जो 1 नंबर ऑड कॉइन है वो ऑड नंबर में है। ठीक है, सो 1 कॉइन जो है वो ऑड नंबर में है। ठीक है, एंड 5 रुपीज़ के कॉइन भी क्या है, ऑड नंबर में है। 5 रुपीज़ के कॉइन भी ऑड नंबर है, तो टोटल रुपीज़ जो होंगे, जब हम किसी ऑड को में ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो ये कितना आएगा, देखो 1 में अगर हम 3 प्लस करते हैं तो 4 आया, मीन्स इवन नंबर आता है। ठीक है, सो 1 रुपीज़ के कॉइन और 5 रुपीज़ के कॉइन, टोटल जो भी हमारी वैल्यू आएगी, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो भी टोटल वैल्यू आएगी वो आएगी इवन में। ओके, क्योंकि दोनों ही ऑड में है।
ठीक है। 1 रुपीज़ के कॉइन सपोज़ आपके x हैं तो 1x, और 5 रुपीज़ के कॉइन y हैं तो 5y। सो 5x और 5 सॉरी 1x, 1 रुपीज़ का कॉइन को हम x ले रहे हैं तो 1x और 5y जो भी है दोनों का सम आएगा वो क्या आएगा आपका इवन आएगा, ठीक है। एंड एन इवन नंबर ऑफ 10 कॉइन्स, और 10 कॉइन्स के जो ना है वो इवन है, ठीक है। सो ये टोटल इवन हो गए, 1 एंड 5 रुपीज़ के नोट इवन हो गए, और जो 10 रुपीज़ के हैं वो भी क्या है इवन है। तो जब हम 2 इवन नंबर को प्लस करते हैं तो कितना आएगा, देखो 2 में अगर हम 4 प्लस करेंगे 6 आएगा, मीन्स 2 इवन नंबर को प्लस करने पर इवन ही आता है। मीन्स जो टोटल अमाउंट होगा उनके पिगी बैंक में ₹1 का, ₹5 का और ₹10 का जो टोटल अमाउंट होगा वो इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है। बट ही कैलकुलेट द टोटल एंड गॉट ₹205, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो कितना आया ₹205, जो कि क्या है आपका एक ऑड नंबर है। दैट्स मीन ही डिड अ मिस्टेक टू काउंट द मनी। ओके, सो इसे हमें एक्सप्लेन करना है, जो हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है, समझा है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम लिखते हैं पहले। सो हम ले लेते हैं कि 1 रुपीज़ के जो पॉइंट है वो x है, ठीक है। लेट लेट नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स इक्वल टू x है, ठीक है। x ये क्या है हमारा ऑड नंबर है, ये हमें गिवन है कि ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स, ये भी क्या है, ये हम मान लेते हैं y है, ये भी ऑड है, ठीक है, ये भी हमारे ऑड नंबर्स है। सो ₹1 और 5 के जो टोटल कॉइन्स हैं उन दोनों का सम कितना होगा, वो क्या आएगा आपका इवन नंबर आएगा, क्योंकि दो ऑड नंबर को प्लस करने पे इवन आता है, ये अभी हमने चेक किया है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखते हैं वी नो दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स इज एन इवन नंबर, ठीक है। यहाँ पे आप इक्वेशन बना के भी लिख सकते हैं कि जब आप ऑड नंबर में ऑड नंबर को प्लस करते हैं तो आपका इवन नंबर आता है। ओके, सो सो दिस इम्प्लाइड दैट द सम ऑफ वैल्यू, तो मीन्स इन दोनों का जो सम आएगा वो इवन नंबर आएगा, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइड दैट द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स एंड ₹5 कॉइन्स, जो 5 रुपीज़ और 1 कॉइन्स की जो वैल्यू आएगी, जो टोटल मनी आएगी वो क्या आएगी, एक इवन नंबर आएगी, ठीक है। एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स आर इवन नंबर, इन दोनों का सम जो आएगा वो टोटल इवन नंबर आएगा। ओके, तो हमें 1 और 5 का पता चल गया। नेक्स्ट हमें जो उसके पास और पिगी बैंक में कॉइन्स हैं वो 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, और वो नंबर में भी कैसे है, इवन नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इवन में हम इवन को प्लस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, ठीक है। सो अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स। सो देखो यहाँ पे मैंने RS लिखा है, कहीं पर रुपीज़ को हिंदी में ऐसे रुपीज़ के सिंबल से शो किया है, तो आप इसको एक ही से शो कीजिए। वैसे रुपीज़ यही सिंबल हमारा यही माना जाता है, तो आप इसको रुपीज़ में लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन में ये RS दिया था इसलिए ये कहीं कहीं पर हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ ₹10 कॉइन्स इक्वल टू सपोज हम मान लेते हैं Z है, तो ये क्या है आपका इवन है, ठीक है, ये आपका एक इवन नंबर है, ठीक। नेक्स्ट, तो 10 जो टोटल रुपीज़ होंगे, ठीक है, वो भी क्या आएगा आपका एक इवन नंबर आएगा। ओके, टोटल जो मनी होगी वो भी इवन नंबर आएगी। सम ऑफ टू इवन नंबर इज एन इवन नंबर, ठीक है। दो इवन नंबर का सम भी क्या होता है, हमेशा इवन नंबर ही आता है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऐसे, इवन प्लस इवन इक्वल टू इवन, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल मनी थी ये इवन आई, इसमें हम इवन को ऐड करेंगे क्योंकि ये भी इवन आया, ये भी इवन आया, सो टोटल कितना आएगा आपका, वो भी इवन नंबर ही आएगा, ठीक है। ठीक, बट 205 इज एन ऑड नंबर, लेकिन ये क्या है आपका एक ऑड नंबर है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो सम ऑफ वैल्यू है वो 205 नहीं आ सकती। दिस इम्प्लाइड दैट द सम
of value of all coins cannot be ₹205। इसका मतलब उसने क्या की है, मिस्टेक की है। ठीक है, दस मीन अर्जुन मेड अ मिस्टेक। अर्जुन मेड अ मिस्टेक in calculating his total money, his total मनी। ओके, सो ये हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख लिया। ठीक है, सो इसका आंसर ये हो जाएगा। इफ़ ही डिडंट हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप, उसने मिस्टेक नहीं करी है तो हमें इसको आई को एक्सप्लेन करना था, बस उसने मिस्टेक करी है तो हमारा आंसर यहीं पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ही डिड अ मिस्टेक एंड द सम ऑफ रुपीज कैन नॉट बी 205। ठीक है, ठीक है, सो क्वेश्चन ईजी है बट थोड़ा-सा घुमा के दिया हुआ है। नॉर्मल आपको प्लस माइनस ही करना है। अभी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चंस को आपको समझना होगा अच्छे से और उसे सॉल्व करना होगा। ठीक है? सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है? सो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।